नमस्कार, दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा और हमारा विशेष प्रोग्राम चर्चा खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत पंजाब की आम आदमी पार्टी के साथ। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन विपक्षी दल इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिसी किसान विरोधी है। तो आप इस पॉलिसी पर क्या कहेंगे? क्योंकि मान साहब का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। लैंड पूलिंग पॉलिसी है, ये 2013 में जो अकाली भाजपा सरकार थी उन्होंने पहले बनाई थी। उसका ये इम्प्रूव वर्जन आम आदमी पार्टी ले गई, लेकिन इस समय सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा बन गई है। क्योंकि अगर ये इस नीति को सफलतापूर्वक निकाल लेती है तो ये सरकार के लिए 2027 के जो विधानसभा चुनाव उनके लिए बुनियाद बन जाएगी, कि उनके लिए आसानी हो जाएगी। मतलब एक बड़ा बंदा पंजाब के हित से देखें अगर ये पास सरकार इसमें सफल होती है तो ये इन्होंने कुछ 40 से 50 हज़ार एकड़ ज़मीन का रखा पूलिंग करने के लिए, डिफरेंट शहरों में, इकट्ठा नहीं, डिफरेंट शहरों में रखा हुआ। तो उससे जो रेवेन्यू की जो सोच आती है, राजस्व की जो हम कहते हैं, वो कोई हज़ारों करोड़ों में आएगी। तो अगर हज़ारों करोड़ अगर ये सफल होते हैं, हज़ारों करोड़ आए तो पंजाब का जो आर्थिक स्थिति है इस समय 4 लाख करोड़ के कर्जा और डेवलपमेंट रुकी हुई है। तो जो अगर हज़ारों करोड़ रुपए आएंगे तो ये पंजाब के आर्थिक दृष्टि पंजाब के हित में जाएगी। ये बेसिक चीज़ें अब इसको आगे अगर देखें, हम इसको 1980 में के करीब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और ये लोकल जो राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी लैंड डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज़ बनाई थी, पर वो जिस लक्ष्य के लिए बनाई थी उसमें असफल रही। ये मेरा ये मानना है, क्योंकि इतनी अवैध कॉलोनियाँ बनती चली गई। क्योंकि लोकल स्तर पे जो 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ ऐसे छोटे छोटे मकान, कोई 4 मरले, कोई 20 मरले, कोई बड़े फार्म हाउस बने, मतलब हर अपनी अपनी जगह वो बनते चले गए। और होता क्या है कि जब आप चुनाव 5 साल के बाद आते हैं, विधानसभा चुनाव, तो उस समय 1000-1200 कॉलोनी हर चुनाव में वो अवैध को वैध करते जाते हैं। क्योंकि जिनके लोगों के पैसे लगे होते हैं, बिल्डर तो लेके साइड पे चले गया, तो उसको देखते हुए, लोगों की जो मजबूरियों को देखते हुए सरकार को भी एक होता है, अब बन गए हैं तो इसको पास कर दूंगा। पर उस पास करने से क्या होता है कि जो कॉलोनियाँ बनी है उसमें ना तो पार्क है, ना सड़कों की चौड़ाई है, ना बुनियादी कोई सुविधा के हिसाब से है। तो वो एक स्कूल नहीं है, अस्पताल की जगह नहीं है, मतलब इस तरह की कई चीज़ें हैं जो नहीं है, जो होनी चाहिए। जब एक प्रॉपर जब कॉलोनी बनती है उसमें सरकारी जब बनाते हैं तो सारी चीज़ों की प्रोविजन होती है कि स्कूल भी है, प्ले ग्राउंड भी है, पार्क भी है, ये सारी बुनियादी सीवरेज सब कुछ होता है। अब ये बनती जाती हैं और जब बन जाती हैं तो फिर ये मेन सीवरेज के साथ जोड़ने, अब वो जो मेन सीवरेज है उसकी प्लानिंग तो है नहीं कि ये जुड़ेगी हमारे साथ। तो वो फिर आज बरसातों में देखो तो पंजाब में कितने सीवरेज की समस्या, ये सारी समस्या उसी के साथ जुड़ी है। वैध कॉलोनी बिल्डर अपने हिसाब से बना के दे गया, सब कुछ कर गया, लेकिन अल्टीमेटली जो दबाव पड़ा उस बुनियादी जो फैसिलिटी जो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बढ़ गया। अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई पंजाब की, 2.5 से 4 करोड़ के पहुँच गए हम। डिमांड है कि अब शहर बड़े बने, बड़ी को। अब उसमें समस्या जो आ गई है कि जो किसान जो है, किसान ये कहता है कि मेरी तो रोजी रोटी, किसान संगठनों का इस समय दावा ये है कि मेरी रोजी रोटी, मेरी ज़मीन, मेरे 4 फसलें 3 फसलें, ये सारी चल रही। पर किसान से एक पूछना चाहिए कि जो अवैध कॉलोनी बनी, ये बिल्डर कहाँ से आए, इनको ज़मीन किसने दी? किसान ने दी ना। वो बिल्डर किसान को भी एक्सप्लॉइट करता है, समाज को भी एक्सप्लॉइट करता है, सरकार को भी उसका लगता है। 80-90 जो इस समय जो पंजाब की बड़ी कॉलोनाइजर ने लाइसेंस लिए हुए हैं, सालों से लिए हुए हैं,
लेकिन उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, बन गई है सब कुछ, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे उनको टैक्स रेवेन्यू सब कुछ, तो वो उसी तरह बीच में उड़ी, ना सरकार ने पूछा उनको ना उन्होंने दिए। तो ये सारी गड़बड़ है। ये एक इतना बड़ा इसको जो इस समय किसानों ने संगठनों ने किया कि उन्होंने 30 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। तो ये कृषि आंदोलन आपको याद होगा, 3 कृषि बिलों पे भी इन्होंने कृषि आंदोलन उस किसानों ने चलाया था। उस आंदोलन में भी सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो पंजाब का हुआ, क्योंकि पंजाब का व्यापार उद्योग सारा तहस नहस हो गया। लोगों का पंजाब के ऊपर एक देखना ही बंद कर दिया, उन्हें इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दी, जो है वो बाहर जाना शुरू हो गए, बाहर से कोई आया नहीं। तो आज ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है सरकार की, ये पिछली से बेटर है। दूसरा, किसान को कहीं भी इस पॉलिसी में ये जबरन नहीं है, ऑप्शनल है। और उसमें पहले अब जो संशोधित इन्होंने किया उसमें एक कनाल वाले को भी उन्होंने बूथ भी देने की बात की, घर का जगह मकान के लिए भी जगह देनी, इसी तरह हर कैटेगरी को। और 1 साल जब तक वो विकसित नहीं होता उसको 1 लाख रुपये सालाना उसको देंगे रकम, और उसके बाद 7-10% इंक्रीज की जाएगी। और उसके साथ साथ के जब तक ये बनती नहीं वो अपनी जमीन पे खेती करता रहेगा। अगर नहीं भी देना चाहता तब भी वो खेती करता जाए, उसको खेती मना नहीं कर। मुद्दा यह है कि ये इस समय अगर किसान फिर उसी तरफ चलते हैं, देखिए आज भाजपा उनको मंचों पे, किसी समय किसानों के लिए भाजपा अछूत थी उस समय किसी, अब कांग्रेस भी, अकाली दल भी, अकाली भाजपा ने ये 213 में बनाई, आज उसी का विरोध कर रहे हैं, संशोधित है, कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर ये पास पूल इनकी लैंड पूलिंग वाली स्कीम योजना पास हो जाती है सब, तो 2027 में उनके लिए मुश्किल, विपक्षी दल के लिए मुश्किल होगा, और दूसरी सरकार के लिए आसान हो जाएगा। सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सरकार के जब रेवेन्यू बढ़ जाएगी तो उसकी जो लोग भाई जो इस समय योजनाएं चल रही हैं, जो कर्जे की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आएगा भी हजारों करोड़ों आएगा। तो उस हिसाब से उनको उनका आर्थिक स्थिति से उनका हाथ भी खुल जाएगा और पंजाब की स्थिति बेहतर हो जाएगी। मुद्दा यह है कि इस समय जो ये आम सोचने वाली बात है कि हम एक प्लान्ड जो विकास चाहते हैं कि अनप्लान्ड चाहते हैं। इस समय जो हो रहा है हमारे शहरों में, आप जाएं जलंधर, लुधियाना, बाहर जाएं 10-10, 12-12 किलोमीटर पर आपको छोटे छोटे मकान, कॉलोनियाँ, 4 दीवारी बनी दिखे जो इनकम्प्लीट है, पड़ी जगह, तो वो भी वेस्ट हो रही है। सरकार को भी ये चाहिए कि जो पहले कॉलोनाइजर है उनके पे नकेल डाले कि वो उन्होंने कितने फिनिश किए, कितने किया है। और जो ये छोटी छोटी 10-12 किलोमीटर जो शहरों के बाहर बने हैं, इनमें कितनी जगह खाली पड़ी है, क्यों पड़ी है, कैसे पड़ी है, वो सारा उनके हिसाब है। अब इसके पीछे जो समस्या जो आएगी, किसान ये चाहता है कि जो पहले वह उनको जो विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल कहते हैं जो पहले ऑलरेडी क्वायर है उनको करो। अब इसके पीछे जब सरकार डेवलप करती है तो जो प्राइवेट बिल्डर है उनको नुकसान होता है। अब इतने पिछले 40-35 साल में पंजाब में जितनी डेवलपमेंट हुई उसमें 90% प्राइवेट बिल्डर्स ने की है, सरकार के 5-10% आई है कोई, नहीं तो वो बीच बीच में मतलब उसका कोई लक्ष्य नहीं, टारगेट वो अपना अचीव कर सकी सरकार। वो अब सरकार करना चाह रही है, तो जो पिछले 40 साल के या 30 साल के जो इस जो कहते हैं खिलाड़ी कहते हैं, इस खेल के जो खिलाड़ी हैं उनकी समस्या बढ़ेगी। तो जब वो समस्या बढ़ेगी तो जो किसान है उनको लगता है कि जैसे उन्होंने 2021 में किया आंदोलन, 22 के इलेक्शन उनको जोश आया कि हम भी लीडर बन सकते हैं, तो उनकी जमानतें जब्त होगी। अब ये जो लैंड पूलिंग है उनको फिर लगता है कि 2027 में इलेक्शन आने वाले, सरकार पे दबाव वाले, या हमारी जो कोई साख है या गुडविल है या जो छवि है वो शायद ठीक हो जाए, तो हम 2027 में हम भी कोई अपना पॉलिटिकल पार्टी बना के आगे आ सकें। तो ये एक तरह से बड़ा जो पंजाबियों को सोचने वाली बात है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने नहीं चाहिए, पंजाब का हित हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जबरन कुछ नहीं हो रहा, जो किसान की जगह दे रहे हैं वो उसकी ऑप्शनल है, और किसान जब दूसरों को दे रहा है, आप इसमें सिर्फ एक बात है जो देखने वाली कि जब किसान ने बेचनी है तो वो सरकार को उस एरिया पूल में किसान सरकार को देगी ताकि उसकी प्लानिंग उस हिसाब से हो जाए।
अब बीच में अगर बिल्डर फंसता है तो वो देखिए आप कितने ही लोगों देखे, रोज केस देखे कोर्ट में, दिल्ली में जाए, हरियाणा में जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसी बात के लगे हुए हैं कि जिसने फ्लैट ले लिए, किसी ने बना लिए, किसी ने पूरे नहीं किए, किसी ने कोई ना कोई घपला कोई उसका रहता। तो अगर सरकार बना के देना चाह रही है तो उसमें विरोध क्यों? उसका रेवेन्यू बढ़ना है, प्लान वे से चलेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, जो रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आपकी जो वो लोक भलाई की योजना है उन पर भी लाभ मिलेगा। तो ये एक, मैं समझता हूँ सरकार को भी और दोनों विपक्षी दलों को भी, किसान संगठनों को भी बातचीत से समझाना होगा। और इसको मैं समझता हूँ मीडिया और टीवी पे या नुक्कड़ मीटिंगें या कार्यकर्ता जो ब्लॉक लेवल पे डिस्कशन खुला होना चाहिए। और दोनों तरफ के जो वो सुझाव दे रहे हैं, मान लो कोई किसानों की तरफ से है भी ये सुझाव होना चाहिए आर्थिक रूप से भी या वैसे, तो सरकार को भी नतीजा होना चाहिए ताकि पंजाब विकास कर सके। पंजाब आगे कर्जे में अगर और झगड़े में पड़ा और रेवेन्यू लॉस होता चला गया तो वो फिर ये एक डेवलपमेंट की तरफ एक सकारात्मक कदम मैं कहता हूँ। और अग्नि परीक्षा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं, भावना को कैसे समझाना जाए, ये सरकार को बड़ा एक नाजुक सा है रास्ता जिस पर चलना पड़ेगा उसको। अगर चल गए तो भले भले उनकी। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे उस बात की जिसकी बात पूरा देश कर रहा है, यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश की सियासत गर्मा गई है और संसद में भी इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। तो आप इस सारे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने सेहत का जो स्वास्थ्य का आधार बनाकर त्याग पत्र दिया, वो किसी के गले में तो उतरता नहीं, इसलिए विपक्ष भी बड़ा, विपक्ष सरकार को कटघरे में इसी बात को लेकर कटघरे में, तो विपक्ष आप भूल रहा है कि कुछ समय पहले आप अविश्वास का प्रस्ताव ले गए थे, आज उसी धनखड़ के समर्थन में खड़े हैं। जब कुछ समय पहले ये नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन लेके आए थे तो बड़े प्यार से उनको समझा के रखा था। तो ये दोनों राजनीति कैसे बदलती है ये भी एक चीज समझने की। अब नहीं खाली स्वास्थ्य नहीं, ये कुछ और है। और बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ है। उसका तत्काल कारण ये बना है कि राज्यसभा में जो यशवंत वर्मा जी जस्टिस न्यायाधीश के विरुद्ध जो महाभियोग का एक प्रस्ताव लेके आना था, वो 63 सांसदों जो विपक्षी दल के थे उन्होंने इनको प्रस्ताव दिया उपराष्ट्रपति को, इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और अनाउंस कर दिया कि मेरे पास आया। जबकि स्थिति ये थी कि 100 कितने, मतलब लोकसभा में 100 MP चाहिए होते हैं जो अपना स्पीकर को जो प्रस्ताव लाने के लिए, तो महाभियोग के लिए उन्होंने 153 कितने करके दिए थे। तो जब लोकसभा में दे दिया जाए तो फिर राज्यसभा का मतलब नहीं रहता, क्योंकि फिर तो लोकसभा का वही प्रस्ताव आगे लोकसभा में चलता है, वहां पर स्पीकर लेगा, उसके बाद डिस्कशन इधर। अब स्थिति ये हो गई कि जब इन्होंने स्वीकार कर लिया, अब उस स्थिति में दोनों को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, वो भाजपा के लिए और सरकार के लिए एक ऐसी स्थिति बनेगी, वो उनको लगा भी ये क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि इसमें यह था कि उनका कि सरकार लाएगी जस्टिस के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव, अब वो विपक्ष भी साथ उड़ गया और इन्होंने आर्गुमेंट ये कर दिया कि कानून कहता है 50 से ऊपर साइन हो, तो उन्होंने, मैं समझता फिर कानून ही दिखाया इनको, कानून ये भी कहता है कि आप जाओ जी सर। पीछे पर्दे के पीछे, क्योंकि इनके कारण दो भी और भी हैं पीछे, क्योंकि इन्होंने किसानों का जो मुद्दे थे कृषि का, वो एक फंक्शन में शिवराज चौहान जी कृषि मंत्री दोनों थे, तो उन्होंने उनके सामने ही सरकार की बड़ी निंदा की थी और विपक्ष के साथ भी जब बैठते थे तो सरकार की वो निंदा कर। और इसी के बीच में जब न्यायपालिका और राष्ट्रपति को था कि बिल को कितने दिन रोकना चाहते हैं, जब भेजें कितना तो उसको लेकर उन्होंने न्यायपालिका पे भी बड़ी टिप्पणी, सख्त टिप्पणी की थी। तो जो सरकार जिस हिसाब से सोचती थी और इनका फिर टकराव होना शुरू हुआ। अब सरकार की स्थिति ये है कि उनके पास मेजॉरिटी तो है और उनको ये नहीं पता लगता था कि
राज्यसभा में जाके किस तरह का रूप हमें देखने को मिलेगा। वो जो अनिश्चितता की, अनसर्टेनिटी की स्टेज हुआ, वो जब बढ़े तो सरकार के लिए परेशानी का कारण है। वो इन्होंने कानून के हिसाब से अपने आप को एक्टिवेट किया। कानून ये कहता है कि वकील थे, वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, तो ये कानून के दिखा के उनको पार्टी को दिखाना लगा कि कानून में ये कहते हैं, कानून में पावर है, मैं कर सकता हूँ। तो जब एक देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है संवैधानिक पद है, इस पे जो आदमी बैठता है वो राजनीति में सक्रिय नहीं होता। इन्होंने जो पीछे कुछ किया तो मुझे ऐसे लगा कि ये विपक्ष ने भी उस समय यही रोक रहा था कि ये भाजपा के प्रवक्ता बन गए उपराष्ट्रपति, ने हमें बात राज्यसभा में नहीं सुनते, तभी इनके विरुद्ध आया। उसके बाद फिर इन्होंने जो संतुलन बना के एक्टिव हुए तो भाजपा को लगा कि ये हमारा, हमें किसी समय भी कटहरे में खड़े कर सकते हैं। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ उस कारण जिस सारे पिछला ही और इमीडिएट जैसे कहते हैं ना, तत्काल कारण ये बना, और पीछे से वो स्थिति बन रही थी। अब रही जो हंगामा, जो हमारे संसद के कितने 2.5 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा संसद के, और इतने दिन हो गए, पिछले सोमवार से शुरू तो चली ही नहीं, 10 मिनट 5 मिनट चली और खत्म हो गई। मांगे उनकी पहले दिन सी सरकार ने कहा था कि हम आपकी हर मांग उनकी 2 मुख्य थी, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा जो SIR, जो गहन छानबीन मतदाता सूची की चल रही है बिहार में, बाकी मुद्दे तो गौन है, बाकी चलेंगे वो। इन दोनों पे सरकार ने कहा था कि हम अगले हफ्ते, जो टाइम भी दिया हुआ था, पर फिर भी ये चल रहे वो। तो ये सांसदों को भी समझना चाहिए कि केवल नकारात्मक रुख लेने से क्या बनेगी। देखो, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, हमारे अधिकारियों ने पहले दिन ही एक संक्षिप्त दे दिए थे, हमने 9 ठिकानों पे हमले किए। आज भी जो सेना प्रमुख, जो तीनों सेना को, उनके भी आ गया कि हमने 9 ठिकानों पे आज कारगिल विजय दिवस है, उसकी भी बधाई, उनको नमन भी करें, और जवानों को वो बात याद आ गई। तो उन्होंने किया। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो ट्रंप की जो बात लेते हैं, भी मैंने कराया अमेरिका ने, तो सरकार ने ऑफिशियली कह दिया कि हमने 2 अधिकारियों की बात पे सरकार ने स्थगित किया, ऑपरेशन जारी है, मैंने स्थगित किया। अब उसके बाद आगे अपोजिशन क्या चाहता है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, किसने किया, कई बातें राष्ट्र की सुरक्षा के हिसाब से भी पब्लिकली नहीं कही जा सकती, ना बताई जा सकती। ये एक सोच, गंभीरता संसदों, जो सांसद है हमारे, उनको अगर संसद में ऐसी बातें करेंगे तो हमारी छवि भी, और हमारे दुश्मन पाकिस्तान है, वो सारी बातें इन्हीं की कंधे पर रख के हमारे रखेंगे कि सरकार ऐसे है जी, वैसे है, जो चीन है, पाकिस्तान है, और बड़े, तो उनको एक आधार देना, ये हमारी सियानत नहीं है, हमारी समझदारी नहीं है। एक मर्यादा में बात कही जानी चाहिए और समझी जानी चाहिए। तो ये अच्छा, उसी तरह बिहार की स्थिति है। बिहार की मतदाता सूची में क्या आ रहा है, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, वो करा सकते हैं। अब चुनाव आयोग ने दोबारा ये कहा कि हमारे जो 50 से 70 लाख के बीच में वो मतदाता की सूची का है, कट जाएगी या कितने कटते हैं, वो फाइनल आ जाएगी। पर बात यह है कि उन्होंने 3 बेस से 4 बताया चुनाव आयोग ने। एक तो यह है जो मर चुके हैं, जो दुनिया में नहीं है, उनके कितने लाख, 30 के 35 लाख तो वो ही वोटर है, बिल्कुल उनके तो कटने चाहिए। 10-15 लाख वो है जो प्रवास परमानेंट चले गए, बिहार में रहते नहीं है। तो जब बिहार में रहते नहीं तो उनका सूची में नाम जरूरत नहीं है। तीसरे वो है जिनके 2 जगह पे वोट बने हुए हैं, वो भी कटने हैं। चौथे वो जो मतलब बाहर से अवैध रूप से रहते हैं, उनके बने हुए आधार कार्ड पे उन्होंने वोट बना लिया, तो इसमें बुराई क्या है। अच्छा, इसके बाद फिर डिस्कशन होनी है, आपको टाइम मिला हुआ जो अगले सप्ताह हुआ, तो उस कम से कम जब उतना इंतजार कर लेते, सिर्फ हंगामे के लिए या विरोध के लिए विरोध इतना करना, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, छवि भी देश की खराब। तो ये अपरिपक्वता, मैं समझता हूँ कि माननीयों को भी ये समझना चाहिए कि देश की इज्जत मान शान उन्हीं के हाथ है,
अगर वो ही ऐसा करेंगे तो बाहर विदेशी ताकतें उनका फिर गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो ये एक चिंता का विषय है, इनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जी। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले की। सर, मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन आप इस मामले में क्या कहेंगे? इस फैसले को आगे नहीं देखिए, ये जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, ये राहत भरा एक, मैं समझता हूँ टेम्पररी पे, जब तक फाइनल आए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इमीडिएट जो रिलीफ मिल गया। क्योंकि 2006 में 7 लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए और सीरियल एक बम ब्लास्ट से, और उसमें 199 व्यक्ति मारे गए और 700 से 800 के करीब घायल भी हुए और कुछ अपाहिज हो गए, जो परमानेंट आज भी अपाहिज है, जिंदगी उनकी बदलेगी सारी। और ये तब सारी जो छानबीन के बाद 2015 में 12 आरोपियों को सजा विशेष अदालत ने दी, और आज 2025 में 10 साल बाद वो बरी हो गए। 5 को दे दी थी मौत की और 7 को दी थी उम्र कैद। अब जो हाई कोर्ट ने ये कहा कि उसमें ये कि जो बयान दर्ज करने वाला अधिकारी था उसने पहचाने नहीं है कोर्ट में, बयान विरोधाभास है। तीसरा कि जो आरडीएक्स मिली उसको आपने सील नहीं किया, खुला रखा, और बयान जो दर्ज कराए वो उसके जज के सामने नहीं कराए, और अधिकारी ने आप ही लिए सारे के। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी न्याय जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और न्याय, क्योंकि 2006 के 2025 19 साल बाद ये फैसला आया। अब दोनों चीजें दो पहलू है। जो लोग पकड़े गए 19 साल बाद अगर वो बरी हो जाते हैं तो 19 साल उनको क्यों सजा मिली? अच्छा, अगर वो जो 190 उन्होंने मारे गए और 700 उनको मारा किसने? वो बम ब्लास्ट किए किसने? मतलब दोनों पहलू से देखो तो ये इतना दिल दुखाने वाली है। जिनके घर के जो पीड़ित परिवार है, प्रभावित परिवार है, उनके तो जख्म हरे हो गए दोबारा, कि उनको लगता था कि चलो न्याय मिलेगा, इनको जो करने वाले हैं उनको सजा मिलेगी। अब वो जो बरी हो गए तो फिर उनका प्रश्न है कि फिर किया किसने? बम ब्लास्ट तो हुए, आदमी मरे भी, घायल भी हुए, अपाहिज भी हुए, उनके जिंदगी बदल गई परिवारों की। तो ये एक अपने अपने एक नहीं अनेक प्रश्न चिन्ह हमारी व्यवस्था पे भी, पुलिस पे, प्रशासन पे, न्याय प्रक्रिया पे भी, कि कहाँ पे ये किस तकनीक पे कारण छोड़ी गई, या ये सब आत्मचिंतन करने का एक सरकार के स्तर पे भी, प्रशासन स्तर पे भी और न्याय वर्ग पे भी। ये सिस्टम में कहाँ खराबी है? इतने साल लगे और उसके बाद भी इतने लोग मरे भी, सब कुछ हुआ, नुकसान भी हुआ, जान माल सब कुछ गया, तो फिर जिम्मेवार कौन है? आज तो ये स्थिति है कि जिम्मेवार कौन है? कोई है ही नहीं। अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाता वो रिहा तो हो गए, क्योंकि अब जेल दोबारा नहीं, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता वापस जेल नहीं जाएंगे। लेकिन 7 प्रश्न तो ये उठ गया ना कि फिर किया किसने? अगर ये बरी है तो किया किसने? ये आज प्रश्न मैं समझता हूँ उत्तर मांग रहा है। ये सरकार भी दे, समाज भी दे, सारी व्यवस्था दे, क्योंकि सारी व्यवस्था ही कटघरे में। और इसी बात को लेके हमारी न्याय प्रक्रिया और प्रशासन पे देखो, ये इसमें क्योंकि एक कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा बनाएंगे कि ये मिनोरिटी के साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं। जबकि देश में सबसे ज़्यादा, जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिनोरिटी को इंडिया में है, उसके बावजूद अगर ऐसे कांड होते हैं तो ये एक व्यवस्था गंभीर है, इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आगे प्रोग्राम में चर्चा पंजाब में बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने की, उस पर नकेल कसने की। सर, पंजाब में बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए मान सरकार ने भीख मांगने वाले बच्चों के डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही, और इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में सख्ती बरती गई है, कार्रवाई की जा रही है। तो आप इस सारे मामले में क्या कहेंगे? देखिए, 2024 में इन्होंने ये जीवन ज्योत योजना के अंदर बाल भिक्षावृत्ति के कैंपेन शुरू किया है,
और मैं समझता हूँ कि ये एक समय की मांग बिल्कुल। समझे को कि चौराहों पे बच्चे, छोटे बच्चे और उनके साथ जो मैं समझता हूँ जो महिलाएं जवान ही होती हैं, वो एक एक बच्चा लिया होता साथ में, एक साथ खड़ा होता है, फिर वृद्ध भी होते हैं, अपंग भी होते हैं। पंजाब की धरती गुरु और पीरों की धरती है। हमारे यहाँ पे ये सोच को एक्सेप्ट नहीं करते। भिक्षावृत्ति हमारे पंजाबियों के दिमाग और दिलों में नहीं है। बिल्कुल। हमारा तो कीर्तकरण, बाबा नानक की जो है भी नाम जो वो कीर्त करो वंड छको, ये तीन मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी जो धर्म की बात करते हैं उसमें ये तीन बुनियादी बातें हैं। और उस बुनियाद में हमारा पंजाबियों को कर्म करने का। अब पंजाब सरकार ने जो बाल विकास महिला मंत्री मरजीत कौर जी, उन्होंने पीछे कल स्टेटमेंट आई थी कि हमने 367 के बच्चे बचाए हैं, रेस्क्यू की। जिनको 350 तो वो हमने परिवारों के साथ मिला दिया। बिल्कुल सर। और कुछ ऐसे हैं जिनको 1500 उनको बाल गृह में भेज दिया, उनके पढ़ाई का दूसरा सारा इंतजाम। अब ये इसमें से भी 150 बच्चे बाहर के प्रदेशों के है। तो जो बाहर के प्रदेशों के है, इसका मतलब वो अब डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, उसके 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा भाई क्या बना। मुझे लगता है कि ये बाल तस्करी का भी मामला आ सकता है, क्योंकि बाहर से उठाए बच्चे और उनको एक गैंग होता है, उनको कुछ अपाहज कर दिया तो वो मांगने में, एक देखने में लोगों को लगता है कि बच्चा तो उसको दे दो। तो ये एक धंधा भी बन गया है, गैंग भी बन गया है ये सारा। और पंजाब में ये हमारे रहन सहन का जो हिस्सा नहीं कि भिक्षा को ही। और ये जो चेक किया जो मैं समझता हूँ ठीक दिशा में उठा कदम है, पर इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कई दफ़ा एक्चुअल माँ गरीब भी है तो माँ उसके बच्चे के साथ कुछ जाती ना हो, उसकी भावना के साथ कुछ जाती ना हो। कोई आप अपने एक लाठी चला रहे हो, कानून की लाठी चल रही है, उसमें भावनाएं ना किसी की अनदेखी जाए। माँ तो माँ है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अपंग है, चाहे कुछ भी है। तो उसकी माँ की भावना और बच्चे की भावनाओं को ठेस ना लगे, ये चीज़ देखते हुए पंजाब सरकार को इस कार्रवाई को लगातार जारी रखना चाहिए। और जिला स्तर पे सब जो अधिकारी हैं उनको भी, क्योंकि अब जो आजकल मैं तो जलंधर की अपनी बात करता हूँ, जो है गुरु नानक मिशन जाए जब उस चौकों पर, तो आप मांगने वाले दिखते नहीं है। तो ये परिवर्तन नोटिस में आता है कि हाँ अब मांगने वाले नहीं है। पर ये कितने दिन ये फिर देखने वाले, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर जिला प्रशासन शांत हो जाए, फिर ये वापस आ जाए। तो ये एक तो स्थायी हल ये है कि जो बच्चा मिले उनको उनके परिवार से मिलाएं या उनको बाल गृह भेजें। इनको लोग मैं 4000 की कोई रखी भी मासिक उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो ये एक अच्छी योजना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ों में संतुलन होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन साइड भी है इसकी और लीगल साइड भी है। दोनों में एक बैलेंस रख के योजना स्वागत योग है। पंजाबियों के लिए मैं समझता समाज जो है वो भी आगे आए, सरकार ने कदम उठाया। अगर सरकार को ये चाहिए कि समाज में जो NGOs हैं जो इस काम में सहयोग करते, बच्चों को संभालते करते, बड़े शहरों में हैं, उनको साथ में जोड़े और उनकी सहायता भी ले। और जो धनाढ़ लोग हैं उनको भी बोले कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिहाई के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन, एक फंड बनाए, ताकि ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। ये ना हो कि 2-4 महीने के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि ये अच्छी योजना है। और इस पे जितना एक्टिवली काम किया जाएगा तो ये पंजाब की छवि भी, समाज की छवि भी, सब कुछ इम्प्रूव होगा। सर वैसे तो उनकी टास्क टीम काफी एक्टिव है। अभी मलेरकोटला से भी 4 बच्चे रेस्क्यू करके पेरेंट्स के हवाले किए। 800 कितने 750 कितने छापे मारे हैं सब जगह। वो एक्टिव। अच्छा, पर ये टेम्परेरी ना हो। एक दफा जैसे नशा जो नशा चल रहा है तो रेगुलर चल रहा है, तो वो इसी तरह ये भी चलना चाहिए रेगुलर। हाँ, ये भी चलना चाहिए और इस पे एक्टिव रहना चाहिए। और ये समाज को साथ जोड़े, बिल्कुल जिला स्तर पे कमेटियां बनाकर समाज के NGOs को साथ जोड़े, वो लगेगा इसका अच्छा परिणाम आएगा। स्वागत है कि सरकार बधाई की बात रहे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।